Good evening. I'm Smriti. मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। Apologize to the nation. माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से। Who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament? वक्त आ गया है आपसे फिर मिलने का। अभिनेता से नेता और फिर अभिनेता 25 साल बाद स्मृति ईरानी इज कमिंग बैक टेलीविजन की फेवरेट बहू तुलसी वीरानी के रूप में। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एक टाइम पर मोदी सरकार की सबसे ताकतवर सबसे यंगेस्ट मंत्री आज उसके पास और कोई काम नहीं है बीजेपी में। जगदीप धांकड़ के तरह अचानक तो नहीं, लेकिन स्मृति ईरानी का राजनीतिक कद बहुत टाइम से छोटा होता आया है। अब पॉलिटिक्स में हार जीत तो चलती रहती है और अमेठी में एक हार के बाद उनके बुरे दिन और बुरे हो गए थे, मैं मानता हूं, लेकिन पार्टी में उनके लिए और कोई काम नहीं रहा, यह मानना थोड़ा सा मुश्किल है। खासकर कि उस समय जब बीजेपी अभी भी देश का सबसे शक्तिशाली पार्टी है, उसको चुनौती देने वाला अभी उसके सामने कोई और है नहीं, और उस समय खासकर कि जब बीजेपी को एक स्ट्रॉन्ग वुमन फेस की दरकार भी है। क्या एक सोप ओपेरा की तरह स्मृति के साथ भी किसी ने सास बहू का खेल खेला है? तब रसोड़े में कौन था? क्या तुलसी वीरानी पर किसी की गंदी नजर लग गई है? या तुलसी स्मृति खुद ही अपने अहंकार अपने एरोगेंस का शिकार बन गई? जगदीप धांकड़ के एलिजेड इस्तीफे के बाद मोदी जी ने एक ट्वीट करके कहा कि धांकड़ जी को अवसर तो बहुत मिले थे देश की सेवा करने के लिए। यह बात वैसे स्मृति ईरानी के लिए भी लागू होता है। कम उम्र में, बिना कोई खास एजुकेशन के, बिना एक्सटेंसिव पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के, मोदी जी ने उन्हें कम उम्र में एजुकेशन मिनिस्टर बनाया था 2014 में। बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल स्टोरी था उस समय। लेकिन उसके बाद हर पड़ाव पर स्मृति ईरानी और कंट्रोवर्सी का साथ ही रहा है और पार्टी को नुकसान ही झेलना पड़ा। जेएनयू सेडिशन केस ले लीजिए, रोहित वेमुला सुसाइड केस ले लीजिए, नेशनल फिल्म अवार्ड्स कंट्रोवर्सी ले लीजिए, फेक न्यूज डायरेक्टिव का जो फरमान देने की कोशिश की थी, हैकलिंग इन पार्लियामेंट की जो उनकी आदत थी, वेजिटेरियन मील घुसाने की जो कोशिश है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, हर दिन एक नया एपिसोड निकलता था फ्रॉम द हाउस ऑफ स्मृति ईरानी और बीजेपी को फायर फाइटिंग करनी पड़ती थी। देश में आज चर्चा धांकड़ जी के इस्तीफे के बारे में हो रही है, लेकिन स्मृति जी का ईजिंग आउट भी कोई कम शॉकिंग नहीं है। अब यह क्या कोई स्ट्रेटेजिक टाइम आउट चल रहा है या फुल एंड फाइनल एग्जिट है? उन्हें जानबूझ के मार्जिनलाइज कर दिया गया या वो सिर्फ सही टाइम के लिए इंतजार कर रही हैं अपनी री एंट्री इनटू पॉलिटिक्स के लिए? स्मृति ईरानी पार्ट 2 के लिए क्या यह सच में होगा या दिस इज द एंड फॉर स्मृति ईरानी? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। स्मृति ईरानी की खुद की जिंदगी और उनका राजनीतिक जो जर्नी है वो भी कोई सोप ओपेरा से कम नहीं है। 1998 में जब स्मृति ईरानी फेमिना मिस इंडिया में भाग ले रही थी तो उनका रुझान जो पॉलिटिक्स की तरफ था वो काफी साफ उस समय भी था। India, being a cauldron of cultures and religions, it is of great interest to me, the people who govern it. Therefore, it goes without saying that I'm very interested in politics. कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट्स, टेलीविजन अपीयरेंसेस, म्यूजिक वीडियोस के बाद सन 2000 में स्मृति का एक्टिंग करियर का डिफाइनिंग मोमेंट आता है जब एकता कपूर के सीरियल क्योंकि सास भी बहू थी में वो नजर आती हैं और उस एक शो ने इंडियन टेलीविजन और स्मृति ईरानी के जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। बालाजी प्रोडक्शंस का ये शो जल्द ही एक कल्चरल फिनोमिना बन जाता है और स्मृति ईरानी बन जाती है सिर्फ इंडियन हाउसहोल्ड्स की फेवरेट बहू ही नहीं बल्कि द वेरी डेफिनेशन की आदर्श बहू कैसी होनी चाहिए। ममता की मूरत, त्याग की देवी, बलिदान का प्रतीक, पवित्रता की छवि, एटसेट्रा एटसेट्रा, यू गेट माय पॉइंट। अब दर्शकों के लिए तुलसी और मिहिर की जो जोड़ी थी ना वो रब दे बना दी वाली टाइप जोड़ी थी, बट उसके बावजूद स्मृति की नजर ठीक उसी तरीके से पॉलिटिक्स पर एकदम डटी रही जैसे अर्जुन की नजर मछली की आंख पर होती है। और सन 2003 में अपने एक्टिंग करियर के पीक में स्मृति ईरानी ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और उनको खुद प्रमोद महाजन ने चुना था और मेंटोर भी किया था, लेकिन रिस्क उन्होंने काफी बड़ा लिया था उस समय। 2004 में स्मृति महाराष्ट्र यूथ विंग की वाइस प्रेसिडेंट बनती हैं। उसी साल स्मृति अपना पहला इलेक्शन कपिल सिब्बल के विरुद्ध चांदनी चौक कंस्टिट्यूएंसी से लड़ती हैं। वो कुल 80,000 वोट से हार जाती हैं, पर उससे भी बड़ा झटका लगता है बीजेपी को जब लोकसभा में केवल 138 सीट्स उन्हें मिलती है और हाथ से सत्ता फिसल जाती है। 2004 में इंडिया शाइनिंग ने बीजेपी को अगले 10 सालों के लिए सिंक कर दिया।
अपनी और बीजेपी के हार के गम में दिसंबर 2004 में स्मृति ने कुछ ऐसा कर दिया जो आज के टाइम पर अगर वो करती, मैं यकीन से कह सकता हूं कि उनका पॉलिटिकल करियर उसी दिन खत्म हो जाता। Narendra Bhai gives up his post as Chief Minister of Gujarat. Yes, it would finally prove that BJP is a party with a difference. If he does not, then on the 25th of December, which is Atalji's birthday, I would like to go on to a fast till he gives up his post. A fast unto death. एक न्यू कमर के मुंह से यह बात बीजेपी को बिल्कुल मंजूर नहीं था। अब वाजपेयी जी मोदी को उनकी कड़ी निंदा कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन सोचिए यह भाषा का उपयोग एक महिला कर रही है जो एक सीनियर लीडर भी नहीं। अच्छा बात नहीं है। स्मृति ईरानी को उसी शाम को उस स्टेटमेंट को अनकंडीशनली वापस लेना पड़ा। पद और कुर्सी तब भी नहीं थी, लेकिन स्मृति पार्टी के कामों से पीछे नहीं हटती है। इनफैक्ट वो मन लगाकर बीजेपी के लिए काम करती है। 2004 से लेकर 2010 के बीच में उन्हें कई पार्टी पोजीशंस मिलती हैं। वो 2 बार बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी रहती हैं, बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर रहती हैं, बीजेपी महाराष्ट्र यूथ विंग की प्रेसिडेंट बनती है, बीजेपी महाराष्ट्र स्टेट सेक्रेटरी बनती है, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और बीजेपी वुमेन विंग की नेशनल प्रेसिडेंट बनती है। तो पार्टी में चाहे वो इलेक्शन जीते ना जीते, पार्टी में कभी भी कार्य करने के लिए कोई कमी नहीं होती है। बहुत सारे पद हैं जो उन्हें पहले मिल चुके हैं। अब इस दौरान स्मृति का एक्टिंग करियर भी पीक पर जाता है। 2001 से 2007 के बीच में 14 टेलीविजन अवार्ड्स और बहुत सारे ढेर सारे और नॉमिनेशंस उन्हें मिलते हैं। तो पॉलिटिक्स और टीवी वो दोनों बैलेंस करती हैं। फिर 2011 में स्मृति ईरानी राज्यसभा एमपी बनती हैं, वो भी गुजरात से, चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्टेट से। 2011 के बाद स्मृति का गुजरात काफी आना जाना रहता है। इस दौरान वो नरेंद्र मोदी को गुजरात की जो छवि है उसको सुधारने के लिए एक प्रोग्राम में भी हिस्सा लेती हैं। सद्भावना मिशन उसका एक हिस्सा बनती हैं और गुजरात में 2012 में होने वाले चुनाव के लिए भी वो कैंपेनर रहती हैं। एक बात तो साफ है कि स्मृति पॉलिटिकल सर्वाइवर है। एक मोदी जिसकी कड़ी आलोचना करती हैं, लेकिन उसी मोदी के लिए कैंपेन भी करती है। वो जानती थी कि पार्टी में सूरज किसका उगने वाला है। स्मृति वैसे में भी कई सारे लैंग्वेजेस भी जानती थी, थोड़ी बहुत गुजराती भी जानती थी। 2012 गुजरात विधानसभा चुनाव और 2014 लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर मीडिया डिबेट्स, इंटरव्यूज दिया। नरेंद्र मोदी को 2002 के राइट्स के इशू में पूरी तरीके से अब वो डिफेंड करती हुई नजर आती है। अब आप सोचिए कि ऐसे खेला जाता है पॉलिटिक्स। मैं क्या परखूंगी, हिंदुस्तान की अदालतों ने उन्हें परखकर एविडेंस के आधार पर निर्दोष साबित। मैंने नरेंद्र भाई से कहा कि जब लोग पत्थर मारने को तैयार थे तब उसमें से एक पत्थर मैंने भी मारा, लेकिन आपने वो पत्थर लेकर सफलता की सीढ़ी बना दी। भाई वाह, दिल जीत लिया। अब फिर क्या था, मोदी जी ने भी बीते को भुलाया, दिल से माफ किया। और 2014 मार्च एंड में बीजेपी ने अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस्टिजियस सीट में स्मृति ईरानी का नाम अनाउंस कर दिया। बीजेपी के लिए अमेठी का जीतना, बल्कि राहुल गांधी का हराना, वो बहुत जरूरी था और इसके लिए उन लोग ने सारे पेच, सारे हथकंडे अपना लिए। कैंपेन के आखिरी दिन मोदी जी खुद वहां आ पहुंचे और स्मृति ईरानी को अपनी छोटी बहन बताते हुए अमेठी के रैली में पूरा पार्ट लिया और वोट मांगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेरी छोटी बहन स्मृति ईरानी जी। भाइयों बहनों, हर एक को अपनी बहन पे भरोसा होगा, मुझे इस मेरी बहन पे ज्यादा भरोसा। पर जी तोड़ मेहनत, कैंपेनिंग, मोदी वेव, बीजेपी का भरपूर बैकिंग, इस सब के बावजूद स्मृति 1 लाख से अधिक वोट से हार जाती है। राहुल गांधी फिर से जीत जाते हैं। अब स्मृति 2 इलेक्शंस बैक टू बैक हार चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने 2014 में जब लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर आए, अपना कैबिनेट उन्होंने चुना, तो अनाउंस किया गया कि स्मृति ईरानी बहुत ही महत्वपूर्ण हाई प्रेशर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की इंचार्ज बनेगी, HRD मिनिस्टर बनेंगी वो। इस फैसले पर कांग्रेस और काफी क्रिटिक्स ने भी स्मृति के खुद के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर कई सवाल उठाए और कई न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ने स्मृति के 2004 और 2014 के इलेक्शन एफिडेविट में इनकंसिस्टेंसी भी दिखलाया। यह कंफ्यूजन बाय द वे 5 साल बाद फाइनली साफ होता है, जब 2019 के इलेक्शन एफिडेविट में क्लियर होता है कि मिस ईरानी ग्रेजुएट नहीं थी। उन्होंने DU के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बीकॉम कोर्स 1994 में उसकी शुरुआत की थी, पर पूरा कभी नहीं किया था।
लेकिन इसी बीच अगस्त 2014 में जब एक कंट्रोवर्सी हुई, स्मृति ईरानी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव पर जाकर बोलती हैं कि अरे ये सब क्या बातें कर रहे हो, मेरे पास तो येल यूनिवर्सिटी की डिग्री है। In that kitty of mine where people call me unpad, I do have a degree from Yale as well, which I can bring out and show how Yale celebrated my leadership capacity. इंडिया से ग्रेजुएशन ना हुआ तो क्या बात है, हमारी शिक्षा मंत्री आईवी लीग स्कूल से डिग्री होल्डर हैं। हाँ, आप लोग ऐसे ही कंट्रोवर्सी बना रहे हो। फिर उसके 2 दिन बाद यह बात क्लियर होती है कि वो डिग्री नहीं है, वो 6 दिन का लीडरशिप प्रोग्राम का सर्टिफिकेट है जो पैसे देकर कोई भी अटेंड कर सकता है। इस पर स्मृति ने फिर ट्वीट किया, जवाब दिया कि ये उनको मिसकंस्ट्रू किया जा रहा है, उन्हें समझा नहीं जा रहा है, उन्हें गलत लाइट में पेंट किया जा रहा है। और ये 2014 में ये जो बात है, ये 2024 तक भी आपको यही टोन और टोनैलिटी मिलेगा कि मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मुझे सुना नहीं जाता है, मेरे ऊपर कालिक पोत दी जाती है। ये विक्टिमाइजेशन आपको 10 साल कंटिन्यूअसली सुनने को मिलेगा। भाई, देश की शिक्षा मंत्री डिग्री और सर्टिफिकेट में कंफ्यूज्ड है, यह बात कुछ समझने में तो दिक्कत हो ही सकती है ना लोगों को, लेकिन स्मृति ना इस कंट्रोवर्सी से या आने वाले अनेक कंट्रोवर्सी से कभी पीछे हटी, अपनी गलती मानी। वो अपना बोल्ड, ब्रैश, एग्रेसिव स्टाइल वही चलाती रही। जैसे अर्नब का स्टाइल है ना, जोर जोर से चिल्लाते रहो, चिल्ला दोगे तो फिक्शन फैक्ट बन जाएगा। कुछ भी जनता ही नहीं, बीजेपी के भीतर भी लोगों को स्मृति की काबिलियत पर शक बहुत जल्दी होने लगा और यह यकीन में भी बदल गया दैट शी इज नॉट केपेबल। मोदी की कैबिनेट की यंगेस्ट मिनिस्टर थी स्मृति, तो उन पर फोकस और भी ज्यादा था। मान लीजिए अनफेयर है, लेकिन यह तो पॉलिटिक्स है। उसके ऊपर प्रेशर। एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट टूल था बीजेपी के लिए, अपना नेशनलिस्ट एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए, एजुकेशन को रिवाइज करने के लिए, मार्क्सिस्ट एजेंडा हटाने के लिए। तो स्मृति का परफॉर्मेंस एज एचआरडी मिनिस्टर काफी इंपॉर्टेंट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंट्रोवर्शियल ही रह गया। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम या CBCS वो इंट्रोड्यूस होना, नॉन नीट फेलोशिप्स को डिसकंटिन्यू करना, फिर उसे रोल बैक करना अंडर प्रेशर, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का बजट हाफ काट देना, एजुकेशन की हैप्पी बर्थडे करना, IIT का फीस डबल कर देना। अब बेसिकली अगर मैथ्स में ना भी घुसना चाहें तो यह समझ लीजिए कि एजुकेशन सिस्टम और स्टूडेंट्स को अच्छे से निचोड़ा गया। एक्सपर्ट्स ने स्मृति के टेन्योर को इंडिया की पॉलिसी ऑफ स्टेट फंडेड मास एजुकेशन से प्राइवेटाइजेशन और सैफ्रनाइजेशन की तरफ रुख करते हुए उसे देखा। उसके बाद होती है हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो घटना, अखिल भारतीय विद्या परिषद ABVP और अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ASA के बीच में मुजफ्फरनगर रायट्स की डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग को लेकर विवाद होता है, जिसमें ABVP प्रेसिडेंट ने ASA पर इल्जाम लगाया कि भैया मेरे साथ मारपिटाई हुई है। यूनिवर्सिटी की कच्ची पक्की जांच के बाद 5 दलित स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। अगस्त से लेकर दिसंबर 2015 के बीच में उन्हें क्लीन चिट मिलता तो है, लेकिन कुछ टाइम बाद सस्पेंशन रीइंस्टेट हो जाता है और उन्हें हॉस्टल और कैंपस के पब्लिक स्पेसेस यूज करने से मना कर दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी HRD मिनिस्ट्री यानी स्मृति ईरानी के इंटरवेंशन पर ही ये सारे काम कर रही थी। कई स्टूडेंट्स, दलित ऑर्गेनाइजेशंस ने इस मूव को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी बतलाया और कई हफ्तों पर अनसक्सेसफुल प्रोटेस्ट के बाद ASA के एक सस्पेंडेड PhD स्कॉलर रोहित वेमुला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस में अपने आप को फांसी लगा लेते हैं। इस घटना से देश भर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर चर्चा होने लगती है, मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, जिससे डिस्क्रेडिट करने के लिए, ये पूरे मूवमेंट को डिस्क्रेडिट करने के लिए HRD मिनिस्टर स्मृति ईरानी कहती हैं कि यह मुद्दा दलित वर्सेस नॉन दलित कॉन्फ्रंटेशन का है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? जातिवाद फैलाकर, लोगों को भड़काकर, समुदायों में भिड़ंत करवाने का वो अधिकार नहीं है। इसलिए आज का मेरा ये प्रयास मात्र एक अपील है कि ये कोई दलित वर्सेस नॉन दलित का झगड़ा नहीं है। और स्मृति ईरानी दिखाना यह चाहती है कि वो कार्रवाई खूब कर रही है। उनके द्वारा सेटअप किया गया वन मैन जुडिशियल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि रोहित वेमुला दलित तो है ही नहीं। स्मृति की इन स्टेटमेंट से, इन कार्रवाई से रोहित की फैमिली को खास ठेस पहुंची। रोहित की मां ने स्मृति को झूठा बतलाया। इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी इस मुद्दे पर राज्यसभा में मायावती से भिड़ जाती है कि जो न्यायिक जांच कमेटी के आदेश कर दिए गए हैं कि उसमें दलित को रखना है नहीं रखना, आपको तकलीफ क्या हो रही है? आप ये कहना चाहती हैं मायावती जी कि जांच कमेटी जो यूनिवर्सिटी की बनी थी उसमें एक दलित प्रोफेसर को कोऑप्ट किया गया था, जो चीफ वार्डन था वो खुद दलित है। आप मुझे ये कहना चाहती हैं दैट अ सिटीजन हु इज अ दलित इज ओनली अ जस्ट दलित इफ मायावती जी सर्टिफाइज हिम टू बी सो।
उत्तर प्रदेश इलेक्शन से ठीक पहले दलितों और मायावती के साथ इस प्रकार का विवाद बीजेपी को महंगा पड़ सकता था, तो पार्टी में तो काफी अफरा तफरी हुई इस बात को लेकर। रोहित वेमुला इंसिडेंट के कुछ ही हफ्तों बाद फरवरी में एबीवीपी की कंप्लेंट पर दिल्ली पुलिस ने जेएनयू से कुछ स्टूडेंट्स को सेडिशन चार्जेस पर भी गिरफ्तार कर लिया, जिनमें कन्हैया कुमार और उमर खालिद भी शामिल थे। और मौके पर चौका लगाते हुए बीजेपी ने के राज्यसभा के एमपी चंदन मित्रा ने जेएनयू को बंद करने की मांग भी कर दी। जिन वीडियोस के आधार पर जेएनयू स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया था, उन वीडियोस को बाद में डॉक्टर्ड होने की खबर आती है, जिन्हें अगर आप न्यूज रिपोर्ट्स की माने, उनके हिसाब से उन वीडियोस को स्मृति ईरानी की एक एसोसिएट ने ट्विटर पर पोस्ट किया था और वहां से पुलिस ने उसे पिकअप कर लिया एज एविडेंस। मोदी सरकार में पब्लिक प्रेशर के अंडर मंत्रियों को निकाला तो नहीं जाता है, पब्लिकली उन्हें रिजाइन करने को तो बोला नहीं जाता है, लेकिन कुछ महीनों बाद हुआ यूं कि जुलाई 2016 में जब कैबिनेट का रीशफल हुआ तो स्मृति ईरानी को एचआरडी मिनिस्ट्री से डिमोट करके टेक्सटाइल मिनिस्ट्री सौंप दी गई। नेटिजन्स ने उस समय तो खूब मजाक उड़ाया, मौके का फायदा उठाकर बाय बाय स्मृति के मीम्स भी बनाए। कुछ एकेडमिशियंस ने बोला कि चलो भैया अब हम चैन की सांस लेंगे, एजुकेशन का जो कत्ल हो रहा है अब वो नहीं होगा। लेकिन स्मृति ईरानी हार मानने वालों से थी नहीं, वो कहीं जा नहीं रही थी। 2016 और 2021 के बीच में स्मृति टेक्सटाइल मिनिस्टर ही रही, जिसके बीच 2017-2018 में उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का भी एडिशनल चार्ज दिया गया। काफी प्रेस्टिजियस मिनिस्ट्री होती है। और 2017 में वो दोबारा गुजरात से राज्यसभा एमपी भी बनती है, तो उनके सितारे डूबे नहीं थे। लेकिन जहां स्मृति वहां कंट्रोवर्सी। स्मृति का छोटा सा टेन्योर एज आईएनबी मिनिस्टर भी कुछ कम कंट्रोवर्शियल नहीं रहा। प्रसार भारती के साथ कुछ विवाद रहा, जिसमें उनके सैलरी फंड्स को ब्लॉक करने की न्यूज रिपोर्ट्स आई। पर सबसे कंट्रोवर्शियल था स्मृति का फेक न्यूज रेगुलेट करने का अटेम्प्ट। अप्रैल 2018 में यह कहा गया कि कोई भी कंटेंशियस न्यूज जो सरकार को पसंद नहीं है, अगर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया या न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन द्वारा इसको फेक बोल दिया जाता है, बिना प्रमाण के फेक बोल दिया जाता है, तो जर्नलिस्ट का एक्रेडिशन जिससे वो सरकार का एक्सेस कर सकता है, जगह जा सकता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months या फिर परमानेंटली भी। अब छोटी सी प्रॉब्लम यह था कि सरकार ने यह डिफाइन नहीं किया कि फेक न्यूज होता क्या है, व्हाट इज फेक न्यूज। पर सर्कुलर रिलीज होने के बाद जर्नलिस्ट का आउटरेज होता है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया वो भी अपनी कड़ी टिप्पणी करती है। सरकार इसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर इस फरमान को विड्रॉ कर लेती है पीएमओ के इंटरवेंशन के बाद। और मई 2018 के कैबिनेट रीशफल में फिर से स्मृति को आईएनबी मिनिस्ट्री से हाथ धोना पड़ता है। गजब बेइज्जती है। लेकिन आज की तरह इसका मतलब उस समय यह नहीं था कि स्मृति ईरानी सब कुछ छोड़ छाड़कर टीवी सीरियल करने जाए। वो डटी रही, वो अपना काम करती रही, राहुल गांधी के खिलाफ अपना नॉन स्टॉप मोर्चा खोलती रही। और स्मृति ईरानी के तारे फिर से तब चमकने लगे जब 2019 में उन्होंने फाइनली राहुल गांधी को उनके फैमिली सीट अमेठी से 55,000 वोट से हरा दिया। और इस जीत के बाद उन्हें जायंट स्लेयर का खिताब मिला। अब इस बात में कोई डाउट नहीं है कि स्मृति ईरानी एक रिस्क टेकर है। उन्होंने फिर से रिस्क लिया, अमेठी में जाकर राहुल गांधी के खिलाफ लड़ा और इस बार वो जीत जाती हैं। मोदी 2.0 के नए कैबिनेट में स्मृति को एक बार फिर से एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री एज अ रिजल्ट मिलती है। मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उन्हें मिलती है और 2022 और 2024 के बीच में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का एडिशनल चार्ज भी उन्हें मिलता है। स्मृति को ऐसे वक्त पर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दी जाती है, जिम्मा उनको सौंपा जाता है, जब मोदी सरकार ने वुमेन रिलेटेड स्कीम्स और इश्यूज पर काफी फोकस किया था। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ट्रिपल तलाक, उज्ज्वला स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, काफी सारे स्कीम्स हैं। मोदी का फोकस ऑन द वुमेन वोट इज अ नोन थिंग। और अमेठी जीतने के बाद स्मृति एक बार फिर से जोश और अभिमान से भरी हुई नजर आती हैं। और एक बेहतरीन प्रवक्ता होने के नाते वो अक्सर पार्लियामेंट में भी बीजेपी को रिप्रेजेंट करने के लिए और ऑपोजिशन से भिड़ते हुए भी दिखती हैं। पर सारी हदें पार होने लगती हैं। फॉर इंस्टेंस, जब उन्होंने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को कांग्रेस एमपी अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपत्नी बुलाए जाने पर विवाद खड़ा कर दिया। अच्छी बात है, विवाद खड़ा करिए, लेकिन इसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को भी निशाना बना दिया और जोर शोर से उन पर चिल्लाने लगी। Congress workers and leaders have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से।
स्मृति को अब रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो रहा था। 2023 के मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट में जब कांग्रेस एमपी एमी याज्ञनिक ने मणिपुर मुद्दे पर मोदी सरकार और बीजेपी विभिन्न मिनिस्टर की चुप्पी पर सवाल उठाया तो स्मृति जी भड़क जाती हैं कि सवाल कैसे कर दिया। स्मृति ऑपोजिशन पर चिल्लाना शुरू कर देती है और मणिपुर की जो हालत है उसका जिम्मेदार राहुल गांधी को बता देती हैं। चीखम चिल्ला तो खूब कर ली, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि एज एन एमपी या एज ए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने ना बीजेपी को बचाया ना देश की महिलाओं को बचाया। पार्लियामेंट में जोर जोर से चिल्लाकर, हाथ हिलाकर, सीनियर महिला ऑपोजिशन लीडर्स पर चिल्लाकर, मेंस्ट्रुएशन लीव पॉलिसी को अपोज करके महिलाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी चुप्पी ही साधी स्मृति ईरानी ने। यही उनकी हेडलाइंस हैं, यही उनकी लेगेसी है। स्मृति ने एक आदर्श नेता होने के ऑप्टिक्स मेंटेन करने की काफी कोशिश तो की, लेकिन एट सम पॉइंट स्मृति की जो कथनी है और जो करनी है उस पर जो डिफरेंस है वो साफ स्पष्ट हो गया था, सबको दिख रहा था। जो महिला गैस सिलेंडर लेकर सड़कों पर एक टाइम पर धरना दिया करती थी, वो गैस के दाम आसमान छूने पर एकदम शांत और चुप। जो राहुल गांधी के पार्लियामेंट में फ्लाइंग किस देने को एक महा इशू बना देती थी, वहां मणिपुर में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा था, या बीजेपी एमपी ब्रिजभूषण द्वारा हरियाणा की विमेन रेसलर्स के साथ जो अत्याचार और छेड़छाड़ हो रहा था, उस मामले में भी बिल्कुल शांत। जबकि वो खुद वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्री थी, उनका बोलना तो बनता था। जब एजुकेशन मिनिस्ट्री संभाला था, उस समय जब एजुकेशन के मामले थे, खुद की डिग्री का मामला था, तब वहां चुप्पी साधी। और जब उन्होंने अमेठी में काम संभाला तो वहां उनके पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार था वो सबने नोट किया, पत्रकारों ने भी नोट किया और पार्टी ने भी कहीं ना कहीं नोट किया। स्मृति के टेन्योर में केवल औरतों को ही नहीं, शायद बीजेपी समेत सभी को निराशा ही झेलनी पड़ी। और इसका जवाब उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव में मिल भी गया, जब कांग्रेस के नेता और गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा से अमेठी में वो हारी नहीं, वो ह्यूमिलिएट हुई। 1.67 लाख वोट से हारी। तो सोचिए अमेठी में उन्होंने कितना काम किया हो कि इतना बड़ा रिकॉर्ड मार्जिन से उन्हें हारना पड़ा। शायद यही बात सोचकर, यही बात देखकर कहीं ना कहीं मोदी जी का भी सब्र का बांध टूट गया और इसीलिए स्मृति को मोदी 3.0 कैबिनेट में कोई जगह, कोई मिनिस्ट्री ना मिली। नेटिजन्स ने फिर से एक बार मौके पर चौका मारा, फायदा उठाया। किसी ने कहा कि मोदी सरकार में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि स्मृति ईरानी के लिए भी नौकरी अब नहीं बची। स्मृति के जाने के बाद लोग राहत की सांस तो ले रहे थे, कह रहे थे कि शायद अब अच्छे दिन आ जाए, लेकिन याद रखिए ये पॉलिटिक्स है, नेवर से नेवर एवर। मोदी सरकार 1.0 कैबिनेट में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोर्टफोलियोज होल्ड करने के बाद 11 साल बाद स्मृति टोटली साइडलाइन कर दी गई हैं, मानो उन्हें दिल से कोई माफ नहीं कर रहा हो। इलेक्टोरल परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 4 इलेक्शन में 3 बार वो हार चुकी हैं। उनकी हेकड़ी से यह बात नहीं लगता है, लेकिन इलेक्टोरल परफॉर्मेंस काफी खराब रहा है। लेकिन राहुल गांधी के वजह से उन्हें एक वरदान जरूर मिला था, लेकिन अब वो मैजिक भी काम नहीं कर रहा है 2024 के बाद। जब स्मृति ईरानी ने कभी हार नहीं मानी है तो उनकी पॉलिटिकल ऑब्यूचरी लिखना अभी बहुत जल्दी हो जाएगा और शायद वो यही इस्तेमाल कर रही हैं। अपना टीवी में लाइमलाइट को फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है जिससे पॉलिटिक्स में री एंट्री हो पाए। और टीवी में उनकी पकड़ आज भी स्ट्रांग है, पॉपुलर एक्ट्रेस आज भी हैं, एकता कपूर का साथ भी है, तुलसी की ब्रांड वैल्यू भी है। तो हो सकता है कि सही टाइम पर आने पर उनको बुलावा फिर से आ जाए। लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड चुनाव में, राजनीति में, मंत्रिमंडल में, विमेन्स राइट के लिए, एजुकेशन में लिए एक फ्लॉप शो ही रहा है, इस पर कोई डिबेट नहीं है। लेकिन कभी ये फ्लॉप शो से कोई नेता डरा नहीं है और कभी पुअर परफॉर्मेंस ने किसी नेता को रोका नहीं है। अभी तो वो कोशिश कर रही हैं कि इसे एज अ विन दिखाया जाए। कोशिश तो यही लगी हुई है कि मैं टीवी भी कर सकती हूं, मैं पॉलिटिक्स भी कर सकती हूं, लेकिन बीजेपी में उनके लिए कोई जगह क्यों नहीं है पहले की तरह, ये अभी आंसर देना मुश्किल है। और एक और चीज मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा जाने से पहले कि स्मृति ईरानी पॉलिटिशियंस के प्राइवेट लाइफ पर कमेंट्री कर दे, हमने जानबूझकर उनके प्राइवेट लाइफ पर टिप्पणी नहीं की, जो अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल है। लेकिन हमने कहा कि हम स्मृति के लेवल पर नहीं जाएंगे, सिर्फ उनकी पॉलिटिकल लाइफ पर फोकस करेंगे और यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस बार उनका बीजेपी से बाहर जाना पिछले हार से अलग क्यों है। आपको क्या लगता है?
फुल एंड फाइनल हो गया है क्या, या फिर से वो बीजेपी में वापस आ सकती है? नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा। इंडियन पॉलिटिक्स है नेवर अ डल मोमेंट।